क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी से लेकर एसएससी तक हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हर साल इतिहास के उन्हीं पन्नों से सवाल क्यों पूछे जाते हैं जिन्हें हम अक्सर रट्टा मार के छोड़ देते हैं और सिर्फ रट्टा मारते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता। क्या आपको पता है कि प्लासी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक धोखा था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी? और क्यों 1935 का भारत सरकार अधिनियम आज भी हमारे वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है? अगर आप भी इन्हीं सवालों के बीच फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स में उलझ जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आप आज सक्सेस मंच में आधुनिक भारत के इतिहास को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि उसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिकोड भी करेंगे। आज इस पूरी वीडियो में मैं पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाली हूं। इसके अलावा किसी भी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिससे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे वे में आज 1757 से 1947 तक के यूरोपीय कंपनी का आगमन, 1857 का महाविद्रोह, गांधीवादी युग और स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन और ब्रिटिश विस्तार की नीतियां क्या थीं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन और उस सफ़र में जहां पे एक व्यापारी कंपनी को भारत का शासक बना दिया गया, ये कहानी हमारे समुद्र तटों से शुरू होती है। यहीं से व्यापारिक कंपनियां हमारे इंडिया में प्रवेश कर रही थी। तो सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली शक्तियां आई और उसके बाद अन्य शक्तियां आई। चलिए इसे डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। तो भारत की समृद्धि और मसालों के व्यापार ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया था। सबसे पहले इसलिए यहाँ पर पुर्तगाली आए। उन्होंने केवल व्यापार नहीं किया बल्कि ब्लू वाटर पॉलिसी भी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है जो समुद्र पर राज करेगा वही व्यापार पर राज करेगा। उन्होंने गोवा, दमन द्वीप जैसे रणनीतिक तटीय इलाकों पे कब्जा कर लिया और समुद्र में अपनी नौसैनिक शक्तियों को मजबूत किया। अब ऐसे ही पुर्तगालियों के नक्शे कदम पर चलते ही डच, फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत पहुंचे। इन सबके बीच भारत के जो संसाधन थे उस पे कब्जा करने के लिए एक लंबी कंपटीशन चलने लगा इन लोगों के बीच में और लास्ट में अंग्रेज सबसे शक्तिशाली बन के उभरे और उन्होंने इन सभी शक्तियों को पछाड़ दिया। अब पछाड़ने का प्रोसेस क्या था, कौन कौन से निर्णायक युद्ध हुए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ। नेक्स्ट बक्सर का युद्ध जो कि 1767 में हुआ और मैसूर का युद्ध जो कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया था अंग्रेजों का इस युद्ध के अंदर और ये यहाँ पर संपन्न हुआ। तो इसको बहुत अच्छे से मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। तो प्लासी के युद्ध की सबसे पहले बात करते हैं। तो ये युद्ध हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ये जो युद्ध था वो हमारी हिस्ट्री का एक ऐसा मोड़ था जहाँ से ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत प्रारंभ की थी। असल में यहीं से उनकी हुकूमत शुरू हुई थी। ये युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा गया था बल्कि इसमें बहुत सारे धोखेधड़ी और साजिश भी शामिल थी। इस जीत ने अंग्रेजों को, जो बंगाल उस समय था सबसे अमीर प्रांत था, उसके लिए दरवाजे खोल दिए। अंग्रेजों ने उस पर आधिपत्य कर लिया इस युद्ध के बाद। अब नेक्स्ट युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। अब जब प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया तो उनकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने एक साथ मुगल सम्राट और नवाबों की सेना को हरा दिया जब दोनों एक साथ युद्ध कर रहे थे और इस युद्ध का परिणाम हुआ दीवानी अधिकार मिलना। अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए। अब दीवानी अधिकार का मतलब होता है कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार मिलना। अब अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए लंदन से सोना लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। वे भारत के ही पैसे से भारत का माल खरीदने लगे थे। अब मैसूर के युद्ध की बात करते हैं जो 1782 से 1799 तक चला था। उत्तर भारत में पकड़ जब बना ली अंग्रेजों ने तो उन्होंने दक्षिण पे जाने का सोचा और वहाँ उन्होंने हैदर अली और उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, उनसे बहुत ज़्यादा कड़े प्रतिरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। लगभग 2 दशकों तक इन लोगों के बीच युद्ध चला और 1799 में टीपू की शहादत के साथ मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया
और दक्षिण भारत में इस तरह उनका विस्तार काफ़ी हद तक हो गया। उत्तर भारत में पहले ही हो चुका था, अब दक्षिण भारत में भी यहाँ विस्तार हो गया। अगर आप इस मानचित्र को यहाँ पर देख सकते हैं, मैप को, तो आप पाएंगे कि अंग्रेजों ने शुरुआत में अपने 3 मुख्य केंद्र बनाए थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। वहीं पुर्तगालियों का केंद्र गोवा रहा था और फ्रांसीसियों का मुख्य अड्डा पौंडीचेरी बना था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इन केंद्रों से पूरे भारत में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के पैर जमाने का इतिहास एक छोटी सी कंपनी ने कैसे इतने बड़े साम्राज्य को हरा दिया, उनकी कूटनीति और आधुनिक युद्ध कला का ये नतीजा था। अब अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता आर्थिक रूप से जब मजबूत कर ली तो उन्होंने कृषि पर नियंत्रण करना महत्वपूर्ण समझा। तो उनके लिए उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं चलाई, जिनमें हम मेनली 3 व्यवस्था को पढ़ते हैं। एक जमींदारी व्यवस्था 1793, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 और एक महालवाड़ी व्यवस्था 1833। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइंटर्स मैंने यहाँ दे दिए हैं। अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ ये व्यवस्थाएं क्या थी। उस समय भारत की जो मेन इकोनॉमी का आधार था वो कृषि ही था। तो उन्होंने टैक्स वसूलने की 3 ये व्यवस्थाएं अपनाई थी। सबसे पहले बात करते हैं हम जमींदारी व्यवस्था की। इसे इस्तमरारी या फिर स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इसका ये जो अल्टरनेट नेम है ये भी आप याद रखेंगे। ये 1973 में स्टार्ट हुई थी। ये अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पहली बड़ी भू राजस्व प्रणाली थी और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। ये मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में होती थी। अब इसमें जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी बना दिया जाता था। किसान से केवल यहाँ पे काम करता था, किराएदार की तरह होता था। वसूले गए राजस्व, जो भी वसूला गया राजस्व था, उसको 11 भागों में बांटा जाता था, जिसमें से 10/11 हिस्सा कंपनी का होता था और 1/11 हिस्सा जमींदार का होता था। मतलब कि अगर 11 में डिवाइड किया गया है तो 10वां हिस्सा कंपनी को मिलता था, 10 हिस्से, और 1 हिस्सा जमींदार को दिया जाता था। इसे स्थायी बंदोबस्त इसलिए भी कहा गया क्योंकि इसमें सरकार को दिया जाने वाला जो टैक्स था वो हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। इससे कंपनी की आय तो निश्चित हो गई थी, बट किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ गया क्योंकि वे अपना हिस्सा बचाने के लिए किसानों से ज़्यादा कर वसूल करने लगे थे। अब नेक्स्ट व्यवस्था की बात करते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। दक्षिण और पश्चिम की स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने जमींदारों के बजाय सीधे जब किसानों से संपर्क करना शुरू किया। पहले वो कर चुके थे कि जमींदारों से संपर्क, अब उन्होंने सोचा कि हम डायरेक्टली किसानों से बात करेंगे। इसकी शुरुआत की थी थॉमस मुनरो ने 1820 में। ये मेनली मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। इसमें कोई भी विचौलिया नहीं था, मतलब कि जमींदार कोई नहीं था। कंपनी सीधे किसानों को रैयत भी कहा जाता था, उनसे समझौता किया गया। इसमें यह व्यवस्था किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी क्योंकि इसमें टैक्स की दर 50% से 60% तक बहुत ज़्यादा ऊंची रखी गई। यदि किसान इसमें क्या था कि किसान भूमि के मालिक थे, बट कर इतना ज़्यादा अधिक था कि लोग कर्ज के जाल में फंस जाते थे और यदि किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाता तो उसे उसकी ज़मीन से बेदखल भी कर दिया जाता था। इसमें मेन पॉइंट्स ये है और ये यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था का दिया हुआ है एक फिगर, तो उसको आप समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट महालवाड़ी व्यवस्था की, जो कि 1833 में स्टार्ट की गई थी। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अंग्रेजों ने गांव के आधार पर वसूली की। इसमें एक नई व्यवस्था बनाई थी। पहली वाली व्यवस्था जमींदारों के थ्रू थी, सेकंड किसानों के थ्रू, यहाँ गांव के आधार पे बनाई गई। ये इसमें डिफरेंस भी आप याद कर सकते हैं और इनमें मैंने टेबल अलग अलग इसलिए दी है ताकि अगर मेंस में डिफरेंस या आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके जनक विलियम बेंटिक को कहा जाता है, जिसने 1833 में इसे शुरू किया था। ये मुख्य रूप से पंजाब और मध्य प्रांत में शुरू की गई थी, जो कि सेंट्रल प्रोविंस भी कहा जाता है। इसमें राजस्व का निर्धारण किसी एक किसान या जमींदार पर नहीं होता था। इसमें पूरे गांव पर सामूहिक रूप से जिम्मेदारी दे दी जाती थी टैक्स देने की और गांव को महल कहा जाता था। इसलिए इसे महालवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। कर वसूलने और उसे कंपनी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्राम समिति की यहाँ पर दी गई थी।
इसमें गांव के सभी किसान सामूहिक रूप से कर चुकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यदि कोई किसान कर नहीं दे पाता था तो उसकी भरपाई पूरे गांव को ही इसमें करनी पड़ती थी। इन तीनों प्रणालियों का जो मेन मोटिव था ना, वो ब्रिटिश के खजानों को भरना ही था, जिसका भारतीय समाज पे बहुत बुरा असर पड़ा। मैं थोड़े से जो परिणाम हुए हैं वे शॉर्ट में बता देती हूँ, तो आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हो। जैसे कि किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे किसान और गरीब होते गए और बहुत ज़्यादा कर के बोझ से दबते गए। इससे शिल्पकारों का भी विनाश हुआ। जैसे कि कृषि व्यवस्था जो बिगड़ गई तो अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ गई और भारतीय शिल्पकार यहाँ से उनका विनाश होने लगा। इन नीतियों से लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हुआ, जो आगे चल के 1857 के महाविद्रोह का एक मेन आर्थिक कारण बना। इन व्यवस्थाओं ने भारत के पारंपरिक कृषि ढांचे को बिल्कुल ही बदल दिया और अंग्रेजों को वह धन प्रदान किया जिसने उसे भारत में अपने साम्राज्य को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद की। अब हम बात करेंगे धन निष्कासन सिद्धांत की, मतलब ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की। इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब इसमें क्या क्या हुआ था, कौन कौन से इसके पार्ट्स थे, क्या क्या इसके परिणाम निकले, सबको मैं डिटेल में बताती हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में जो भी पॉइंटर दिए हुए हैं इसको आप पढ़ सकते हैं, और इसकी PDF मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो हमारी PPT चल रही है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ, ताकि आप ये PPT पढ़ के उसके बाद उस क्वेश्चन आंसर सेशन से अपने को रिवाइज कर सके। अब इन दोनों से रिलेटेड आप अच्छे से एक अपना पूरा आधुनिक भारत का इतिहास प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आंकड़ों के हिसाब से साबित किया कि ब्रिटिश जो शासन है वो भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर रहा है। पहले तो लोगों ने कई बार कहा, बट इन्होंने एक डाटा प्रस्तुत किया हमारे इंडिया में। इन्होंने अपने ये डाटा जो प्रस्तुत किया वो प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया उनकी बुक थी, उसके अंदर ये प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भारत की संपत्ति बिना किसी उचित बदले के इंग्लैंड भेजी जा रही है, मतलब हमें कुछ दिया नहीं जा रहा और हमारे से धन लेके भेजा जा रहा है। अब सबसे पहले एक इजी वे में समझते हैं कि धन के निष्कासन का सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि भारत के संसाधनों और धन का एक तरफा जो प्रवाह है वो इंग्लैंड की ओर होना, मतलब कि यहाँ पर कच्चा माल इंग्लैंड की तरफ जाना, टैक्स इंग्लैंड की तरफ जाना और भारत की तरफ कुछ भी नहीं आना, इसका ये मतलब होता है। इसके बदले में भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिलता था। भारी करों के माध्यम से जो भी पैसा इकट्ठा होता था उसका एक बड़ा हिस्सा भारत के विकास के बजाय ब्रिटिश हितों के उपयोग के लिए खर्च किया जाता था। अब कौन कौन से तरीकों से ये जो पैसा था वो इंग्लैंड में जाता था, बाहर जाता था, उसके तरीके एक होता था होम चार्जेस, और होते थे कर्ज पर ब्याज, इसके थ्रू भी जाता था, सैन्य खर्चा होता था, व्यापार के थ्रू जाता था, वेतन और पेंशन के थ्रू जाता था। अब बात करते हैं होम चार्जेस क्या होते थे। ये वो पैसा होता था जो भारत सरकार की ओर से इंग्लैंड में खर्च किया जाता था। इसमें ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन होता था, उनकी पेंशन होती थी और लंदन में स्थित जो इंडिया ऑफिसेज होते थे उनका खर्चा इसके अंदर इंक्लूड किया जाता था। कर्ज पे ब्याज का क्या मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अगर रेलवे या फिर कोई भी भारत में काम किया है तो उसके लिए कर्ज लेते थे वो, और उस पर भारी ब्याज भारत के राजस्व से ही चुकाते थे वो लोग। सैन्य खर्चों के थ्रू भी बहुत सारा पैसा इंग्लैंड में जाता था, मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए विदेशों में लड़े जाने वाले युद्धों का खर्चा भी भारत के ही खजाने से इसमें लिया जाता था। अब नेक्स्ट बात करेंगे व्यापार की। जो प्रॉफिट होता था वो जो व्यापारी थे भारत से कच्चा माल सस्ती दरों पे ले जाते थे और वहां से तैयार माल बहुत ही ऊंची कीमत में भारत में बेचते थे, जिससे भारी मुनाफा इंग्लैंड को होता था। बात करते हैं कि इस सिद्धांत का जो महत्व और प्रभाव क्या होंगे, क्या क्या पड़े हैं।
तो सबसे पहले ये गरीबी का कारण बना है इंडिया में। ये गरीबी का कारण इंडिया में बना है। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत में गरीबी का जो मुख्य कारण है वो प्राकृतिक नहीं है, बल्कि अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है निरंतर धन का निकास एक मेन रीज़न यहाँ पर कहा गया। नेक्स्ट है, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इसने डाला कि इस सिद्धांत ने शिक्षित भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आया कि अंग्रेजों की नीतियाँ भारत के भले के लिए नहीं बल्कि उनको लूटने के लिए बनाई जा रही हैं। और इसी सिद्धांत ने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम को एक बड़ा आधार दिया, क्योंकि अंग्रेजों के न्यायप्रिय होने के दावों की इसने पोल खोल दी। फ्रेंड्स, जब धन के निकास का सिद्धांत भारतीयों के सामने आया तो फिर उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की वो अग्नि परीक्षा थी जिससे अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। 1857 का महाविद्रोह भारतीय इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी, मतलब कि युग को चेंज करने वाली ये घटना कही जा सकती थी। ये केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ 100 वर्षों से जमा हो रहे जन आक्रोश का विस्फोट था, जब ब्रिटिश शासन सबसे पहली बार 1757 में यहाँ पर आधिपत्य उसने जमाया था। इस विद्रोह के बहुत सारे कारण हुए थे। तत्कालिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे। इन कारणों पे मैं विस्तार से चर्चा यहाँ पर आपको समझाने जा रही हूँ, या पॉइंटर्स के रूप में दिया गया है जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो चलो इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तात्कालिक कारण की। विद्रोह की तात्कालिक जो चिंगारी थी वो एनफील्ड राइफल थी, जो आप सबने पढ़ी होगी अपने बुक्स में। इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप होने की खबर फैलने लगी। सैनिकों को इन कारतूसों के इस्तेमाल करने से पहले अपने दांतों से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सैनिकों को बहुत ही बुरा लगता था, उनके धर्मों को आघात लगता था कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करना चाहते थे। वे ये लोग सोचने लगते थे। अब राजनीतिक कारण की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ने भारतीय राजाओं में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा कर दी। इस नीति के तहत यदि कोई राजा अपना कोई उत्तराधिकारी उसका नहीं होता था, कोई पुत्र नहीं होता था, तो अंग्रेज उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। झांसी, सतारा और ऐसी बहुत सारे राज्य इस नीति का शिकार हुए, जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक चिंगारी के रूप में कार्य किया। अब नेक्स्ट आर्थिक कारणों की बात करते हैं तो इसमें भू राजस्व जो प्रणाली अंग्रेजों ने लगाई थी, जो हमने ऊपर पढ़ी है, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रथा, इसने किसानों पे बहुत भारी बोझ डाल दिया था। और ब्रिटिश नीतियों के कारण ही भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों का विनाश हो गया था, जिससे लाखों बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए। विद्रोह के दौरान इन वर्ग के लोगों ने बहुत भारी संख्या में यहाँ पर योगदान दिया था, तो ये मेन यहाँ कारण थे इसके। तो अब हम बात करेंगे विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनका नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो विद्रोह था पूरे उत्तर और मध्य भारत में एक आग की तरह फैल चुका था। तो सबसे पहले यहाँ मेन मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम दिल्ली पे बात करेंगे। तो दिल्ली जो है, विद्रोहियों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया दिल्ली में, और भारत का सम्राट उन्होंने घोषित कर दिया। उन्होंने उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी इस विद्रोह का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजेड थे उस समय। अब बात करेंगे झांसी की। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी गोद ली हुई संतान के अधिकारों को छीनने वाली जो हड़प नीति थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, तलवार उठाई, और उनका बलिदान तो आप सभी को याद है, इसमें कोई बताने की बात है ही नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे कानपुर के। तो यहाँ के नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे ने कमाल संभाली। वे अपनी पेंशन बंद किए जाने के कारण भी अंग्रेजों से रुष्ट हो गए थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों को चुनौती दे दी। अवध को अंग्रेजों ने कुशासन के आरोप में लगाकर छीना था, जिससे जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के जगदीशपुर के कुंवर सिंह नाम था उनका, वो 80 साल की एज थी उनकी। उन्होंने भी बहुत ही अद्भुत साहस दिखाया और कई मौक़ों पर अंग्रेजों को धूल चटाई।
हिस्ट्री में कहा गया है कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल रहा था, बट ये असफल होने के बावजूद भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। सावरकर जैसे इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, क्योंकि इसने पहली बार देश के विभिन्न वर्गों को एक साथ अपने एनिमीज के खिलाफ एकजुट किया। इस विद्रोह ने भारतीयों को यह एहसास कराया कि ये यदि वह एकजुट हो जाएं तो ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ा जा सकता है। दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भारतीय जो हमारी हिस्ट्री है उसमें एक अग्नि परीक्षा थी, जिसने अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। इस विद्रोह की जो राख थी उसने एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं, और इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसकी बात हम यहाँ डिटेल में करेंगे। तो आइए समझते हैं इस कानून ने हमारे भारत का चेहरा किस हिसाब से बदला। तो भारत शासन अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया था। सबसे बड़ा बदलाव सत्ता के शीर्ष पर हुआ। 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब भारत की सत्ता की चाबी डायरेक्टली ब्रिटिश संसद और क्राउन के हाथों में चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत एक कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र नहीं रह गया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का एक औपनिवेशिक उपनिवेश बन गया था। सत्ता के इस हस्तांतरण के साथ ही पदों के नाम भी चेंज कर दिए गए। अब गवर्नर जनरल जो पहले कहा जाता था, अब उसे वायसराय की उपाधि दे दी गई थी। वायसराय का अर्थ होता है ताज का सीधा प्रतिनिधि, यानी कि क्राउन का प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ, और यह बदलाव यह दिखाने के लिए था कि शासन की बागडोर अब सीधे महारानी के हाथों में है। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसे भारतीय राजाओं के लिए मैग्ना कार्टा जैसे माना गया। इसमें 2 चीजें कही गई। सबसे पहले हड़प नीति की समाप्ति, और दूसरा भारतीय राजाओं के अधिकार का समापन। हड़प नीति हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने और अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार वापस मिल गया था उन्हें, और अंग्रेजों ने वादा किया कि भारतीय राजाओं के अधिकारों, गौरव और सम्मान की वो लोग रक्षा करेंगे और भविष्य में किसी भी देशी रियासत को विलय बिल्कुल नहीं करेंगे। एक और काम किया उन्होंने, सेना का पुनर्गठन किया। 1857 के कड़वे अनुभव से सीख लेते हुए अंग्रेजों ने सेना के ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसा विद्रोह दोबारा न हो पाए। भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई सेना में, और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। विशेष रूप से तोपखानों जैसे महत्वपूर्ण विभाग केवल यूरोपीय सैनिकों के हाथों में दे दिए गए, ताकि भारतीय इसका फायदा न उठा सकें। अंग्रेजों ने जातियों को लड़ाकू और गैर लड़ाकू श्रेणियों में बांट दिया। इन्होंने सिखों, गोरखाओं और पठानों को लड़ाकू मानकर सेना में प्राथमिकता दी गई, जबकि अवध और बिहार के क्षेत्रों से भर्ती को बहुत कम कर दिया गया, क्योंकि यहीं से स्वतंत्रता सेनानी ज्यादा थे। अब 1858 के बाद अंग्रेजों की सबसे खतरनाक नीति जो थी वो थी फूट डालो और शासन करो नीति। उन्होंने ये महसूस किया कि यदि हिंदू और मुस्लिम फिर से एकजुट हो जाते हैं तो ब्रिटिश शासन का टिक पाना यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने भारतीयों को जातियों और धर्मों के आधार पर वर्गीकृत करना शुरू कर दिया था, ताकि उनके बीच कभी भी एकता न बन पाए। ये उन्होंने ऐसा बीज बोया जिसने भविष्य में सांप्रदायिकता की नींव रखी और सांप्रदायिकता की राजनीति को जन्म दिया, और यही लास्ट में हमारे विभाजन का कारण बन गया। अब यहाँ पर हम कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं जो कंपनी के शासन के अंतर्गत थे। अब ये गवर्नर जनरल मैंने कुछ लिस्टें जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 93 तक थे। इन्हें सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और परमानेंट सेटलमेंट के लिए उत्तरदायी थे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है।
लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक ये सहायक संधि प्रणाली के जनक थे और बंगाल का शेर इन्हें कहा जाता था। लॉर्ड डलहौजी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे 1848 से 56 के बीच में, इन्हीं की कुरीतियों के कारण ही 1857 की क्रांति हुई। बट इन्हें रेलवे, टेलीफोन और डाक सेवा की शुरुआत या इनके जनक कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने ही शुरू किया। सतारा, झांसी और अवध का विलय जब ये गवर्नर जनरल थे तब हुआ था। अब कुछ वायसराय की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट थे, मतलब कि जो 1858 के कानून आने के बाद बने थे। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट थे लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक। इनके जब ये वायसराय थे तब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और आर्म्स एक्ट भी तभी आया था। लॉर्ड रिपन की बात करेंगे 1880 से 84 तक। ये स्थानीय सुशासन के जनक इन्हें कहा जाता है। इल्बर्ट बिल का विवाद इन्हीं के टाइम में हुआ था और नियमित जनगणना 1881 की इन्हीं के टाइम में हुई थी। एक है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। बंगाल का विभाजन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और सर्वाधिक जो अलोकप्रिय वायसराय था वो इन्हीं को कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को। इनको जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय हमें कहे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वायसराय की लिस्ट मैंने दी है और भी बहुत सारे वायसराय हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए, तो वो आप पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। ये जो जितने इम्पोर्टेंट थे और इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किए उसके बारे में मैंने यहाँ आपको बताया है। चलिए बात करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की। तो 19वीं सदी का सामाजिक सुधार या धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसे नव जागरण काल भी कहा जाता है, भारत को आधुनिकता की ओर ले जाने वाला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड था। इस दौरान कई सुधारकों ने सदियों से चली आ रही कुरीतियों पर प्रहार किया और समाज को एक नया डायरेक्शन दिया। यहाँ पर काफ़ी सारे आंदोलन किए गए, बट जो चुनिंदा है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार भारतीय समाज में तर्क और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया था। सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष भी किया था। उनके ही प्रयासों के कारण 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को अवैध घोषित किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, जो कि 1828 में इनकी नींव रखी, और इसका मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद, मतलब कि एक ईश्वर में विश्वास करना, उसका प्रचार करना और मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों का विरोध करना। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जागरूकता फैलाई और संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र भी इन्होंने ही निकाले थे। इन्होंने भारतीय भाषाई पत्रकारिता का प्रवर्तक भी इन्हें ही माना जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1875 में, और इन्होंने क्या क्या कार्य किए तो इसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, जिसका अर्थ था हिंदू धर्म का असली आधार वेद है, न कि बाद में जुड़ी जो कुरीतियां थी वो। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसने जातिवाद, छुआछूत और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया ताकि वे लोग जो किसी कारणवश अन्य धर्मों में चले गए हैं वो पुनः हिंदू धर्म में लौट सकें। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। इसने हिंदू धर्म के दार्शनिक जो पहलू थे उसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। उन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया। एक और हमारे धार्मिक या सामाजिक सुधारक नेता थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इनकी बात करते हैं तो विद्यासागर जी ने समाज के उस वर्ग के लिए आवाज़ उठाई जिसे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, वो थी विधवाएं। उनके प्रयासों के कारण ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। उन्होंने बंगाल में कई बालिका विद्यालयों की स्थापना की और ये साबित किया कि समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक महिला शिक्षित ना हो, एक महिला शिक्षित ना हो। वे बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान भी थे, जिन्होंने शिक्षा को सरल बनाने के लिए वर्ण परिचय नामक एक बुक लिखी। आज भी बंगाल में वर्णमाला सीखने का ये आधार मानी जाती है।
अब नेक्स्ट बात करेंगे हम स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। तो अपने गुरु जो रामकृष्ण परमहंस थे की शिक्षाओं को फैलाने के लिए इन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। उन्होंने आध्यात्मिकता को सेवा से जोड़ दिया था। 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उनके भाषण ने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और वेदांत की शक्ति से परिचित कराया। उन्होंने उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए का अमर संदेश दिया। और ये संदेश आप लोगों पर भी लागू होता है, जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक मेहनत करते रहो। और भी बहुत सारे समाज सुधारक थे जिन्होंने बहुत अहम योगदान दिए, जिसमें मुख्य थे ज्योतिबा फूले। इन्होंने विशेष रूप से दलितों और पिछड़ी जातियों के उत्थान और शिक्षा के लिए काम किया। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। इन्होंने मुस्लिम समाज की में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए ये आंदोलन चलाया था। और ये जो हमारा आंदोलन था ये केवल आंदोलन ही नहीं था, इसमें भारतीयों की आत्मसम्मान और राष्ट्रवाद की इसने भावना भी पैदा की। और इसी आंदोलनों के चलते आगे चलकर ये स्वतंत्रता संग्राम को बहुत ज़्यादा इसने मोटिवेट किया। प्रगति इसी के थ्रू हुई थी। आंदोलनों के बाद हम चलते हैं राष्ट्रवाद के उदय और कांग्रेस की स्थापना में। मतलब कि जैसे ये धार्मिक सुधार आंदोलन या फिर सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, उसी के बाद अब धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस शुरुआती दौर के बारे में आज इस टॉपिक में हम जानेंगे कि देश में संगठित राष्ट्रवाद की नींव कैसे रखी गई। ये वो दौर था जहां उदारवादियों का, जिन्होंने ईंट दर ईंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इमारत तैयार की। और कांग्रेस, जैसा कि कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना उदारवादियों द्वारा ही की गई थी। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई 1885 की। तो इसको बहुत अच्छे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं और आप यहाँ पॉइंटर्स के रूप में जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको समझ सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। इसकी पहली बैठक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित की थी। और इसके जो मुख्य संस्थापक थे वो थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो W.C. बैनर्जी ने की थी। पहले तो इसका उद्देश्य था कि देश के अलग अलग हिस्सों के नेताओं को एक साथ लाना और भारतीयों की समस्याओं पर चर्चा करना। इस दौर के मुख्य नेताओं में दादा भाई नौरोजी, जिनकी बात हमने पहले भी की थी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे बहुत उम्दा नेता इसमें शामिल थे। इन नेताओं का मानना था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और यदि हम अपनी मांगे सीधे तरीके से उनके सामने रखेंगे तो वो उसे जरूर पूरा करेंगे। इसकी राजनीति 3P पर आधारित थी। इनकी जो राजनीति थी वो 3P पर आधारित थी। वो थी कि नंबर 1 था प्रेयर, एक था पिटीशन और एक था प्रोटेस्ट। मतलब कि प्रार्थना, याचिका और विरोध। वे हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे बल्कि याचनाओं और संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते थे। उदारवादियों की मांगे बहुत क्रांतिकारी नहीं थी, लेकिन वे प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित थी। वे कौन कौन से सुधार चाहते थे? जैसे वो संवैधानिक सुधार चाहते थे। वे चाहते थे कि विधान परिषदों का विस्तार हो, उसमें भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले। वे चाहते थे डोमिनियन। उनकी एक प्रमुख मांग थी डोमिनियन स्टेट, जिसका अर्थ था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहकर भारतीयों द्वारा स्वयं का शासन चलाना, मतलब भारतीय अपना शासन स्वयं चला सके। और वे सेना पर होने वाले भारी खर्च को कम करने और सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित कराने की मांग करते थे ताकि भारतीयों को बड़े पदों पर अवसर मिल सके। भले ही अंग्रेजों ने उनकी सभी बात नहीं मानी, बट उदारवादियों की सबसे बड़ी सफलता 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो हुआ था उसमें ही थी। इस एक्ट
में कहा गया कि विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और पहली बार भारतीयों को बजट पे चर्चा करने का एक लिमिटेड अवसर मिला, बट अवसर मिला। यह भारत में संसदीय लोकतंत्र की दिशा में पहला एक बहुत ही छोटा स्टेप था, बट ये स्टेप बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ था। हालांकि बाद में गरम दल के नेताओं ने उदारवादियों के तरीकों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा, बट हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि दादाभाई नौरोजी और गोखले जैसे नेताओं ने ही भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की या राजनीति की चेतना जगाई। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अब हम देखेंगे कि कैसे 1905 के बाद राजनीति में एक उग्र बदलाव आने लगा। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कैसे उदारवादी जो नेता थे वो प्रार्थना और याचिकाओं के जरिए सुधार चाहते थे, बट 1905 के आते आते युवाओं का धैर्य जवाब दे रहा था। वे ब्रिटिश शासन के सामने झुकना नहीं चाहते थे, बल्कि आंखों में आंखें डालकर स्वराज की मांग करना चाहते थे। तो यहीं से शुरू होता है हमारा उग्रवादी चरण। इस दौर की सबसे बड़ी घटना थी बंगाल का विभाजन। 1905 में तत्कालीन वायसराय जो कि लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है और हम लोगों को शासन चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था। अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़कर ये जो राष्ट्रवाद की लहर फैल रही थी इसको कुचलना चाहते थे। इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुए। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और केवल भारतीय सामानों के इस्तेमाल की शपथ ली गई इस आंदोलन के अंतर्गत। अब बात करते हैं गरम दल का उदय। गरम दल कैसे उदय हुआ? तो कांग्रेस के भीतर एक प्रमुख गुट का जन्म हुआ जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे। इन्हें ही गरम दल कहा गया। इसके प्रमुख 3 स्तंभ थे, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, इन्होंने उत्तर भारत में नेतृत्व किया। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के जरिए लोगों को एकजुट किया। वहीं तिलक ने ही वो अमर नारा दिया जिसे हर भारतीयों की रगों में जोश भर गया, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तीसरे थे पाल, विपिन चंद्र पाल। इन्होंने बंगाल में क्रांति की मशाल जलाई। ये नेता स्वराज को किसी भीख की तरह नहीं बल्कि अपना हक मानते थे। अब बात करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से आंदोलन यहाँ पर चलाए गए। तो जब शांतिपूर्ण आंदोलनों को अंग्रेजों ने लाठियों और दमन से दबाना चाहा तो युवाओं ने बम और पिस्तौल की राजनीति का अपना रास्ता बनाया। अंग्रेजों के मन में डर पैदा करना चाहते थे ये लोग। तो सबसे पहले भारत से दूर अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बनाई ताकि भारत में सशस्त्र क्रांति की जा सके, और गदर पार्टी 1913 में बनाई गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया ताकि अपनी गतिविधियों के वो लोग धन जुटा सके। तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान और विचारों से पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी। फ्रेंड्स, ये वो दौर था जिसने अंग्रेजों को बता दिया कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। इन क्रांतिकारियों के बलिदानों और गरम दल के नेताओं के साहस ने ही आगे चल के गांधी जी के लिए बड़े जन आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। अब हम देखेंगे कि कैसे महात्मा गांधी ने इस लड़ाई को एक नई दिशा दी। इसमें हम लोग एक और 2 पॉइंट्स ऐड कर सकते थे। 1907 का सूरत विभाजन। 1907 में अधिवेशन सूरत का हुआ था जिसमें कांग्रेस 2 दलों में बट गया था, नरम दल और गरम दल, जिससे आंदोलन कुछ समय के लिए कमज़ोर हो गया था। तिलक ने अखबारों अपने मराठा और केसरी का उपयोग जनता को जागरूक करने के लिए किया था, और अरविंदो घोष भी एक उग्रवादी चरण के बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने बाद में आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया था। तो ये इसमें कुछ और पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम इतिहास के
उस अध्याय की बात करेंगे जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा और नई ऊर्जा दी। हम बात करेंगे महात्मा गांधी के उस युग की जिसने सत्य और अहिंसा को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। आइए देखते हैं कैसे एक व्यक्ति के आह्वान पे पूरा देश आके खड़ा हो गया और उसने कौन कौन से ऐसे आंदोलन चलाए जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया मुकाम हासिल हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे सत्याग्रह की। गांधी जी ने भारत आते ही बड़े और सीधे आंदोलनों में हाथ नहीं डाला। उन्होंने सबसे पहले स्थानीय समस्याओं को समझा और 3 छोटे छोटे सफल सत्याग्रहों से अपनी पहचान बनाई। वो 3 थे 1917 और 18 के बीच में, चंपारण, खेरा और अहमदाबाद का। सबसे पहले चंपारण की बात करते हैं जो कि 1917 में हुआ। यहाँ उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाया। ये भारत में उनका पहला सफल सत्याग्रह था। खेड़ा आंदोलन 1918, अकाल के बावजूद कर वसूली के खिलाफ उन्होंने किसानों का साथ दिया। अहमदाबाद 1918 में मिन मजदूरों को प्लेग बोनस और वेतन वृद्धि के लिए उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार बनाया। तो सबसे पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन में किया था इन्होंने, सत्याग्रह में। इस तीनों सफलताओं ने गांधी जी को आम जनता का मसीहा बना के रख दिया। अब बात करेंगे 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलर एक्ट के बारे में डिटेल में। तो जलियांवाला बाग के जख्मों और रोलर एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ब्रिटिश शासन को पूरी तरह ठप करना इसका मकसद था। लोगों ने सरकारी जो पदवियां थी वो लौटा दी और छात्रों ने ब्रिटिश स्कूलों का बहिष्कार किया। बट जब 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, इस कांड में एक भीड़ ने थाने को जला दिया था। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने हिंसा होते ही इस आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन था, उसे तुरंत ही वापस ले लिया। अब बात करेंगे पूर्ण स्वराज और दांडी मार्च की। तो कुछ सालों के शांति के बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन में एक बड़ा फैसला हुआ। अब डोमिनियन स्टेट की बात पुरानी हो गई। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण आज़ादी की मांग की लाहौर अधिवेशन में। इसी के बाद गांधी जी ने शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके अंतर्गत दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ा गया। इस मांग को मनवाने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती से दांडी तक की पैदल यात्रा की और अपने हाथों से नमक बनाकर कानून को तोड़ा। नमक ऐसी चीज थी जिससे हर गरीब जुड़ा हुआ था, इसलिए इस आंदोलन में महिलाओं और किसानों ने रिकॉर्ड संख्या में भाग लिया। अब बात करते हैं 1931 की गांधी इरविन समझौता, जिसने एक नया मोड़ लिया। ब्रिटिश सरकार इस जन सैलाब से डर गई थी जो अब तक हुआ था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके परिणाम स्वरूप 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो लंदन चले गए। इस सम्मेलन से बहुत बड़ा कोई समाधान तो नहीं निकला, बट इसने दुनिया को दिखा दिया कि अब गांधी जी और कांग्रेस ही भारत की असली आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। तो गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठ के हर भारतीय की लड़ाई बनाया। उनके नेतृत्व में भारत ने वह आत्मविश्वास पाया जिसने अंततः 1947 में अंग्रेजों को जाने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत इन्होंने ही जोड़े थे। गांधी जी ने केवल अंग्रेजों से ही नहीं लड़ाई की, बल्कि छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोला था। हम बात करेंगे संवैधानिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण एक्ट बनाए गए थे, जैसे कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम। इसके द्वारा क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, आज समझेंगे हम कि संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण कड़ियों को, जिन्होंने हमारे आज के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी थी, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर भारत में अपना शासन सुचारू रूप से चलाने और भारतीयों की बढ़ती राजनीति मांगों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे एक्ट समय समय पर पारित किए थे। तो चलिए एक एक करके इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार 1909।
ये एक्ट भारतीय जनता में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने दूरगामी और गहरे प्रभाव डाले। इसका सबसे मेन जो प्रोविज़न था वो था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, इसकी व्यवस्था की इसने। इसका अर्थ यह था कि कुछ विशेष सीटों पर केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं और उन्हें केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते हैं। हमारे जो हिस्टोरियन थे उनका मानना था कि यहीं से भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसने समाज के दो बड़े समुदायों के बीच राजनीतिक दूरी पैदा करने का काम किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, प्रांतों में द्वैत शासन और महिलाओं को मतदान प्रदान करने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आए सुधार ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में नए प्रयोग किए। इसका सबसे चर्चित जो हिस्सा था वो था प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू करना। इसके तहत शासन के विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया, जिससे शासन की जिम्मेदारी तो भारतीयों को मिली, बट असली शक्ति अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही थी। बट इस एक्ट ने बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाए और पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार भी इसी एक्ट के तहत दिया गया, जो उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी बदलाव साबित हुआ। अब नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। ये ब्रिटिश काल का सबसे विस्तृत और सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज था। इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, तो एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहले प्रांतीय स्वायत्तता। इस एक्ट ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर उन्हें अपने आंतरिक मामलों में अधिक स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट, इसने संघीय न्यायालय की स्थापना की। तो क्या आप जानते हो, इसी एक्ट के तहत भारत में एक केंद्रीय संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो आज सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का पूर्वज माना जाता है। अब यही एक्ट जो था वो हमारे संविधान का मेन आधार है। तो क्या आप जानते हो कि वर्तमान भारतीय संविधान की अधिकांश जो संरचना है और धाराएं हैं, उसके लिए यही एक्ट एक आधार का काम करता है, इसलिए इसे हमारे संविधान का प्रमुख आधार भी कहा गया है। इन संवैधानिक सुधारों ने भले ही अंग्रेजों के शासन को लंबा खींचने की कोशिश की हो, बट इन्होंने अनजाने में ही भारतीयों को संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का वह अनुभव प्रदान किया, जिसने आज के स्वतंत्र भारत की नींव को बहुत ही अधिक मजबूत किया था। दोस्तों, अब हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां स्वराज की मांग अपूर्ण स्वतंत्रता के आखिरी संघर्ष में बदल गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में ऐसी दो बड़ी लहरें उठी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला के रख दिया। स्वतंत्रता की ओर ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। तो सबसे पहले हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा और अंतिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो मिशन। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसका मंत्र गांधी जी ने दिया। इसका मतलब था कि अब हम अपनी आज़ादी के लिए अंतिम प्रयास करेंगे और इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। आंदोलन के शुरू होते ही शीर्ष नेताओं को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, बट ये आंदोलन यही नहीं रुका। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया जहां आम जनता ने खुद नेतृत्व संभाल लिया। इसमें रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया गया, टेलीग्राफ लाइनें काट दी गई और कई जगहों पर समानांतर सरकारें बना दी इस आंदोलन के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की। तो इस दौरान देश के बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल ली। नया उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने दिल्ली चलो का आह्वान किया और उनकी फौज ने भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं, जो कि इम्फाल और कोहिमा थी, वहां तक पहुंच के अंग्रेजों को सीधे सैन्य चुनौती दे दी। बट सैनिक रूप से तो असफल हो गए, लेकिन इनके साहस से ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों के मन में देशभक्ति की आग सुलग गई।
इसके साथ साथ 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो अंग्रेजों पर भारत छोड़ने का एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। लॉर्ड वेबल ने भारतीय नेताओं के साथ समझौते के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया, जो सफल तो नहीं हो सका, लेकिन इसने स्पष्ट कर दिया कि अब अंग्रेजों को अधिक समय तक भारत पर राज नहीं कर सकते, वो उनका अब टाइम ख़त्म हो चुका है। लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चले मुकदमे ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। INA के मुकदमे का प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ा, जिससे अंग्रेजों को एहसास हो गया कि भारतीय सेना अब उनके प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं रह गई है। तो 1942 का वह जनसैलाब और नेताजी के सैन्य पराक्रम का आखिरी प्रहार था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब भारत से बोरिया बिस्तर समेटने का टाइम आ गया है। इसके बाद का रास्ता सीधा 1947 की आज़ादी की ओर चला जाता है। दोस्तों, अब हम उस गौरवशाली और भावुक क्षण की तरफ प्रवेश कर चुके हैं जिसका इंतजार करोड़ों भारतीयों को सदियों से था। यह भारत की आज़ादी का लास्ट चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्वतंत्रता और विभाजन की तरफ, जहां दशकों का संघर्ष अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो चलिए देखते हैं कि 1946 से 47 के कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने हमारा जो आधुनिक भारत है उसकी तस्वीर बिल्कुल बदल दी। तो सबसे पहले हुआ कैबिनेट मिशन। आज़ादी की प्रक्रिया को कानूनी रूप देने के लिए 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसका मेन जो मोटिव था वो भारत में सत्ता हस्तांतरित करने के तरीकों पर चर्चा करना था। इस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा की जिम्मेदारी भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करने की थी जो स्वतंत्र भारत की भविष्य की दिशा को तय कर सके। अब बात करते हैं माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की, जिसने विभाजन की कड़वी सच्चाई को जन्म दिया। जैसे जैसे आज़ादी करीब आ रही थी, सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा था। जून 1947 में अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना पेश की, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना ने ये बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट कर दिया कि अब भारत दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित होगा। यद्यपि कई नेताओं के लिए दुखद था, लेकिन तात्कालीन परिस्थितियों में शांति बनाए रखने के लिए इसे स्वीकार किया गया था। माउंटबेटन के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन गया। ब्रिटिश शासन का 200 साल पुराना दौर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया और भारत ने अपनी आज़ादी की पहली सुबह देखी। स्वतंत्रता के साथ ही नए प्रशासनिक पदों पर जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, जो हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन कुछ समय तक गवर्नर जनरल रहे, बट सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। वे एक महान विद्वान राजनीतिज्ञ, जिन्होंने संक्रमण के इस दौर में देश को स्थिरता प्रदान की। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब दुनिया सो रही थी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था। इस भाषण ने भारतीयों के दिलों में नई आशा जगाई। नेहरू जी ने कहा, अब वह समय आ गया है जब हम अपने वादे को निभाएंगे और गुलामी की राख से उठकर एक नए समृद्ध और धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, 1947 की ये आज़ादी बहुत ही हमें कीमत चुका के मिली है। ये न केवल एक राजनीतिक जीत थी हमारे लिए, बल्कि उन लाखों क्रांतिकारियों के सपनों की पूर्ति थी जिन्होंने भारत माँ के लिए अपना बलिदान दिया। आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे थे, उनकी नींव इन्हीं ऐतिहासिक पलों में रखी गई थी। इसमें कुछ और जानकारियां मैं आप लोगों के लिए इंक्लूड करना चाहूँगी, जो स्वतंत्र भारत के बाद की जानकारियां हैं। इसे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं और आप कहेंगे तो मैं इसको अपने नोट्स में एक स्लाइड बना के भी पेश कर दूँगी। तो आज़ादी के समय भारत में
560 से अधिक देसी रियासतें थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी सूझबूझ से इन सभी का भारत में विलय कर दिया, जिससे आज अखंड भारत बन सका। आज़ादी की खुशी के साथ विभाजन का दुख भी जुड़ा था। सीमाओं के दोनों ओर हुए दंगों और पलायन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया, जो इतिहास का एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। भारत की आज़ादी से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया था। तो यहाँ ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आज हमारा आधुनिक भारत का इतिहास का ये पूरा सफ़र यहीं कंप्लीट होता है। होप आपको आज पूरी वीडियो में मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा। स्लाइड्स देख के आपकी जो आपने पूरी बुक से इसे पढ़ा है, इसको मेमोराइज़ करने में आपको बहुत इजी हुआ होगा। तो अगर हुआ है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। और अगर आप ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसी टाइप की एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पे और वीडियो चाहते हैं, लॉन्ग मैराथन की टाइप, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगी। अब जो मैंने आज पढ़ाया है, इस पे क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आऊँगी। अप टू 50 या 100 क्वेश्चन होगा, एक सेशन होगा जिसमें आंसर डिटेल में दिए होंगे। और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और अगर नहीं भी आए हैं तो उनके ऑप्शन एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।